ऑक्सीजन उसे लगा दी गई। हम एक आर्जी फौजी अस्पताल में पहुंचे। एक सर्जन ने हंगामी तौर पर जीप के अंदर ही इमरान का मुआयना किया। उसे कुछ तिब्बी इमदाद दी गई। उसे खून की फौरी जरूरत थी। ये खून मुहैया हो गया और एम्बुलेंस के अंदर ही इमरान को लगा भी दिया गया। इस दौरान में इमरान ने एक फ़ोन कॉल भी मौसूल की। पता नहीं वो किससे बात कर रहा था। उसने कहा, जी जनाब, टारगेट तकरीबन अचीव हो गए हैं। डॉक्टर महनाज को वापस ले आए हैं। ताबिश और उसकी कज़न सरवत भी बखारियत आ गए हैं। सरवत का शौहर यूसुफ पहले ही एक डील के जरिए पाकिस्तान आ चुका है। यस सर, जी यस सर। 2 लड़कियां भी हैं, पाकरा और उसकी सहेली मुंबई के फिल्मी माफिया के चुंगल में फंसी हुई थी। एक तीसरी भी थी, स्वीटी उर्फ ऐश्वर्या के नाम से जानी जाती थी। वो नहीं आ सकी, उससे रेस्ट हाउस में गोली लगी थी। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। गालिबन इमरान और उसकी टीम की कारकर्दगी को सराहा जा रहा था। इमरान ने जवाब में 2 बार थैंक्स कहा और कॉल खत्म हो गई। एक डॉक्टर ने इसरार करके इमरान को ऑक्सीजन मास्क चढ़ा दिया। ग्रे जीप हमारे साथ ही यहाँ पहुंची थी। उसमें से भी जख्मियों को निकालकर इस आर्जी अस्पताल में पहुंचा दिया गया। बाकी मर्दोजन को आर्मी वालों ने अपनी हिफाजती तहवील में ले लिया। इनमें जगत सिंह भी शामिल था। इस दौरान में मुझे इमरान की बात याद आई। उसने कहा था कि जीप में मेरे लिए एक चीज़ है। मैंने जिलानी को इस बारे में बताया। वो बोला, मुझे भी कह रहे थे कि जावा तो इंडिया ही में रह गया है, लेकिन मैं उसकी एक ख़ास चीज़ ले आया हूँ। उसके बगैर वो बेकार ही है। हम दोनों जीप में पहुँचे। जीप की बॉडी पर अनगिनत गोलियों के निशान थे, लेकिन ये गोलियां जीप के अंदर पहुंच नहीं सकी थी। डॉन ने अपने लिए जो सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम कर रखे थे, वो आज हमारी जिंदगियां बचने का सबब बने थे। इस यूनिक जीप को आर्मी वालों ने घेरा हुआ था। जीप के अंदर जख्मियों के खून के धब्बे थे। सबसे ज्यादा खून इस नशिस्त पर था जहां इमरान बैठा था। मैं इस खून से निगाह चुराता हुआ पिछली नशिस्त तक पहुंचा। हम दोनों ने नीचे झांका। शुरू में तो कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर एक फुटबॉल सा नजर आया। जिलानी ने उसे बाहर निकाला। हम सख्ता ज़दा रह गए। ये जावा का सर था। उसे ठोड़ी के बिल्कुल नीचे से काटा गया था। स्याही माइल रगें लटक रही थी। ओ गॉड! जिलानी के मुंह से बेसाख्ता निकला। मेरे जिस्म में भी सर्द लहर दौड़ गई। ताहम इस लहर में खुशी और इत्मीनान का एक बेमिसल एहसास भी था। जावा की मनहूस आंखें खुली थीं। चर्बीदार जबड़ा जरा लटका हुआ था। तावले सपाक चेहरे पर कई गहरी खराशें थी। लगता था कि आखिरी वक्त में उसने काफ़ी मुजामत की थी। पाकिस्तानी हीरो और भारतीय विलन का यह मुकाबला हमारी नज़रों से ओझल था, मगर नतीजा हमारे सामने था। लगता था कि जो कुछ हुआ आनंद फानन हुआ और इंडिया के इस नामी ग्रामी डॉन को चंद सेकंड के अंदर मौत से हमकनार कर दिया गया। मुझे महसूस हुआ ये वाकई किसी खूनखार रीछ का सर है जो अनगिनत दुश्मनों की रगे असमत से खून पी चुका है, और गोविंदर सिंह जैसे बेशुमार कड़ियल जवान इसकी बर्बरियत की भीड़ चढ़ चुके हैं। अब इसका सर खाक व खून में लथड़ा हुआ हमारे सामने पड़ा था। निगाहों पर भरोसा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों लम्हों में इकबाल, इब्रार सदीकी, पूरब कुमार, इकबाल, कुर्बान अली और मैडम सफूरा वगैरह के चेहरे निगाहों में घूम गए। हमने उनके खून का बदला ले लिया था। मुझे याद आया कि धुएं वाले बमों से हमला करने से थोड़ी देर पहले इमरान ने जगत से उसकी नहायत तेज धार कृपान भी मांगी थी। यही लगता था कि ये उस वजनी कृपान की कार्रवाई है। पास ही रेगजीन का एक बैग था जिसमें ऑटोमेटिक राइफलों का बचा खुचा एमुनिशन था। जिलानी ने एमुनिशन जीप के फर्श पर उल्टाया और इंडिया के खतरनाक डॉन का खून आलूद सर इस बैग में डालकर जिप खींच दी। वेल डन मेरे यार, मैंने दिल ही दिल में कहा। कलेजा ठंडा किया तूने। अब जिंदगी की तरफ भी वापस आ जाना। हर मुसीबत को शिकस्त देता है तू, अब इसे भी दे देना। हमें मायूस न करना, हमें बड़ा मान है तुझ पर। बाहर खड़े फौजी अफीसर देख चुके थे कि हमने रैगजीन के बैग में क्या रखा है। जिलानी ने एक तरफ जाकर उनसे चंद सरगोशियां की और बैग उनके हवाले कर दिया। देखने में बिल्कुल यही लगता था कि बैग में कोई फुटबॉल या फिर तरबूज किस्म की शय है जो हम तोहफे के तौर पर सरहद पार से लाए हैं। संगीन तरीन सूरत हाल के बावजूद मैं इमरान के फिक्रे से माजूस हुआ। उसे कैप्टन जिलानी से कहा था, जावा इंडिया ही में रह गया है, लेकिन उसकी एक शय मैं ले आया हूँ। इसके बगैर वो तकरीबन बेकार ही है। वेल डन मेरे यार, मैंने एक बार फिर दिल ही दिल में कहा। एक खुश शक्ल पाकिस्तानी फौजी अफीसर मेरे पास आया। वो मुकम्मल यूनिफॉर्म में था। उसे गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, कैप्टन डॉक्टर शर्जील अहमद। जी मैं ताबिश हूँ, इमरान साहब का साथी। मुझे मालूम है, बल्कि हमने सब कुछ देखा है। ग्रे जीप आप ही ड्राइव कर रहे थे ना? जी हाँ। आपने कमाल किया मिस्टर ताबिश, वेरी वेल डन। मेरी नजरें टेलीस्कोप के जरिए आप पर ही जमी थी। आपने बड़े मुश्किल हालात में जीप को संभाले रखा। खासतौर पर कच्चे पर उतरने के बाद वो बहुत रफ्तार थी। शुक्रिया। और कच्चे पर उतरने का आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। वो 2 फाटक थे और आप उन्हें तोड़ नहीं सकते थे। फर्ज किया एक टूट भी जाता
तो आपकी रफ्तार इतनी कम हो जाती कि दूसरा आपका रास्ता रोक लेता। इमरान साहब का क्या हाल है, मैंने पूछा। इमरान साहब एम्बुलेंस में हैं, लेकिन अब उनके बारे में सूरत हाल कुछ तब्दील हुई है। हम हेलीकॉप्टर मंगवा रहे हैं। मैं समझा नहीं। उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, इन्हें जल्द अज जल्द कराची पहुंचना चाहिए। बाकी दोनों जख्मियों को भी अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। अभी बात हो ही रही थी कि हेलीकॉप्टर की पड़पड़ाहट सुनाई थी। इमरान के लिए मेरी तशवीश बढ़ रही थी और कुछ यही कैफियत बाकी साथियों की भी थी। हम 11 बजे के लगभग कराची पहुंच गए। हेलीकॉप्टर से इमरान और दीगर दोनों जख्मियों को जदीद एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और सर आगा खान अस्पताल पहुंचाया गया। मैं इस तमाम अरसा इमरान के साथ रहा। वो होश में था और हमेशा की तरह हौसलामंद भी। बहरहाल उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा दिया गया था और ब्लड भी लगा हुआ था। इसके चेहरे को देखकर लगता था जैसे वो अब भी बातों की फुलझड़ियां छोड़ना चाह रहा है, मगर फिलहाल हालत इजाज़त नहीं दे रही थी। जब वो लोग इसे स्ट्रेचर पर भगाते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जा रहे थे, मैं भी उसके साथ साथ भाग रहा था। उसका हाथ मेरे हाथ में था। फिर मुझे रोक दिया गया। उसका हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया गया। वह स्ट्रेचर को दौड़ाते हुए भूल भलियों में गुम हो गए। मैं वहीं एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। इमरान, मुझे छोड़ना मत, मुझे छोड़ना मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने दुख के आलम में ज़ेरे लब कहा और मेरी आंखों से गर्म पानी के सूते फूट निकले। शाम 4 बजे के करीब हमारे बाकी साथी भी बजरिया सड़क कराची पहुंच गए। फौजी हुकाम की हदायत पर इन्हें क्लिफ्टन में एक अच्छे होटल में ठहराया गया और वहां इनकी सिक्योरिटी रेंजर्स को सौंप दी गई। मैं होटल पहुंचा तो मेन गेट पर मीडिया के लोगों का हजूम नजर आया, लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। होटल की लॉबी ही में मेरी मुलाकात जगत सिंह से हो गई। उसके एक हाथ और चेहरे पर मामूली जख्म थे, उनकी बैंडेज हो चुकी थी। उसने सबसे पहले मुझसे इमरान के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया उसका दूसरा ऑपरेशन हो रहा है, वो ऑपरेशन थिएटर में है, इसके लिए दुआ करो। आपा का तो रुआ रुआ उसके लिए दुआ करता है बादशाहजादे। वो शेर मर्द है, कीड़ों के काटने से उसे कुछ नहीं होगा, वाहे गुरु की कृपा होगी। सरवत कहाँ है, मैंने पूछा। छोटी, वो सामने 18 नंबर के कमरे में है, बहुत रो रही है। उसने अभी कहीं फ़ोन किया है। उसको पता लग गया है कि उसकी निक्की भैन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे किसी बाहर के मुल्क ले जाया गया है। मैं समझ गया कि सरवत को नुसरत की हालत का पता चल गया है। यकीनन ये उसके लिए बहुत तकलीफ दे था। यानी एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकलने के फौरन बाद वो एक और बड़े सदमे का शिकार हो गई थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। डॉक्टर महनाज ने दरवाज़ा खोला। महनाज की अपनी आंखें भी नम थी। उसके हाथ में खाली सुरीन थी। गालिबन उसने अभी सरवत को कोई इंजेक्शन दिया था। मुझे देखकर महनाज बाहर निकल गई ताकि मैं अकेले में सरवत से बात कर सकूं। सरवत सोफे पर बैठी थी। उसने अपना सर सोफे के हत्थे पर टेक रखा था। वो होले होले रो रही थी। मैं उसके पास जा बैठा। धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर एकदम अपने आप में सिमट गई, जैसे मैंने उसे छुआ ना हो, उसके कंधे पर अंगारा रख दिया हो। क्या बात है सरवत? कुछ नहीं, कुछ नहीं, प्लीज आप चले जाएं यहाँ से। जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है, आपकी नीयत की वजह से हो रहा है। वो अस्पताल में है, वो मर रही है, उसका कुछ नहीं हो सकेगा, कुछ नहीं। वो ऊंची आवाज में रोने लगी। सरवत, खुद को संभालो, ये क्या कर रही हो तुम? ये होटल है, मैंने कहा। वो इसे फिर ऑस्ट्रेलिया ले गए हैं। उसकी हालत बहुत खराब है, मुझे उसके पास जाना है, अभी जाना है। सब कुछ हो जाएगा सरवत, तुम हौसला तो रखो। बस आप यहाँ से चले जाएं, प्लीज, मेरे कमरे से चले जाएं। फिर मेरे उठने से पहले ही वो खुद उठी और भागकर अटैच कमरे में चली गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बुलेट कर लिया। मैं सख्ता ज़दा बैठा रहा, फिर गहरी सांस ली और उठकर मुर्दा कदमों से बाहर आ गया। सामने जिलानी आता नजर आया। उसका जख्मी बाजू अब उसके गले में चुल रहा था। उसने भी सबसे पहले इमरान के बारे में पूछा। मैंने वही बताया जो अभी जगत को बताया था। जिलानी भी मेरे साथ ही अस्पताल में जाना चाहता था, मगर यहाँ मकामी हुकाम की एक हंगामी मीटिंग हो रही थी। 2-3 फौजी अफसरान भी उसमें शरीक थे। जिलानी को यहाँ सारे वाक़े की रिपोर्ट देना थी। जिलानी ने मुझे एक अखबार भी दिखाया। शाम के इस अखबार में 2 खबरें अहम थी। पहली इंडियन डॉन जावा के कत्ल की खबर थी। लिखा गया था कि जावा के कत्ल पर मुंबई में तहलका मचा हुआ है। वहाँ की अंडरवर्ल्ड हिल कर रह गई है। कहा जा रहा है कि जावा को बेईमाना तरीके से कत्ल करने वाला वही मेजर का ग्रुप है जिससे पहले भी इंडिया में कई अहम लोगों और खास तौर से हिसास इदारे के अफराद को कत्ल कर चुका है। इस कत्ल के बाद इंडिया के न्यूज़ चैनल्स पर बहुत हाहाकार मची हुई है। दूसरी खबर बॉर्डर पर 2 तरफा फायरिंग की थी। बताया गया कि ये फायरिंग करीबन 10 मिनट जारी रही। इश्तियाल अंगेजी इंडियन फोर्सेस की तरफ से ही हुई। पाकिस्तानी फौजियों ने इसका जवाब दिया। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं थी। हाँ, खबर में ये बताया गया था कि इस फायरिंग के दौरान में एक गाड़ी इंडियन फायरिंग से बचती बचाती पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हो गई। इस मुकम्मल बुलेट प्रूफ गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। गाड़ी या गाड़ी सवारों के बारे में कोई तफसील नहीं थी। मैंने कहा, जिलानी, मैं दोबारा अस्पताल जा रहा हूँ, तुम ज़रा सरवत का ख्याल रखना।
वो बहुत तनाव में है। खा मुझे भी लग रहा है, लेकिन अभी उनके शौहर भी तो पहुंच रहे हैं। जिलानी ने इतला दी। क्या मतलब? डॉक्टर महनाज बता रही थी कि उनके शौहर यूसुफ साहब से राब्ता हो गया है, वो लाहौर से आने वाली फ्लाइट पर आ रहे हैं। मैं ठंडी सांस लेकर रह गया। जिलानी मीटिंग में चला गया। मैं अस्पताल रवाना हुआ तो जगत सिंह भी साथ हो लिया। हम सबके दिल इमरान की हालत के लिए धड़क रहे थे। अस्पताल में काफ़ी लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद थे। यह सब इमरान से ताल्लुक़ रखते थे। आर्मी के कुछ लोग भी दिखाई दिए। पता चला कि इमरान का दूसरा ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है और उसे ICU में मुंतकिल किया जाने वाला है। कैप्टन शर्जील भी यहाँ मौजूद था। उसने बताया कि ये एक नहीं 2 गोलियाँ थीं जो बिल्कुल पास पास लगी थीं। एक गोली ज़्यादा आगे नहीं जा सकी और एक टूटी हुई पसली के करीब से निकाल ली गई। दूसरी गोली ने ज़्यादा नुकसान किया। उसने एक फेफड़े के अलावा रीढ़ की हड्डी को भी मुतासर किया है। अगले 15-20 घंटे इमरान की सेहतयाबी के लिए बहुत अहम है। वो होश में है कैप्टन? मैंने पूछा। उन्हें ट्रैंकुलाइजर के ज़ेरे असर रखा गया है, यही उनके लिए बेहतर है। जिलानी भी मीटिंग से फारिग होकर हमारे पास पहुंच गया। हम सब इमरान के लिए बेचैन थे। रात 10 बजे के करीब कैप्टन शर्जील हमें ज़बरदस्ती होटल वापस ले आया ताकि हम कुछ खा पी सकें और ज़रा आराम कर लें। होटल के बरामदे ही में मेरी मुलाकात उस शख्स से हो गई जिसका सामना करना मैं हरगिज़ नहीं चाहता था। ये यूसुफ था। इंडिया से रफू चक्कर होने के बाद वो पहली बार अपनी सूरत दिखा रहा था। बहरहाल उसके चेहरे पर किसी तरह की नदामत या झिझक नहीं थी। उसकी ऊंची लंबी नाक लश्कारे मार रही थी और वो बेहतरीन तराश के लिबास में था। उसने आगे बढ़कर मुसाफा किया। क्या हाल है आपके दोस्त इमरान साहब के? वो मसनूई तफक्कुर से बोला। ऑपरेशन हो चुका है, हालत बेहतर हो रही है। मैंने रस्मी जवाब दिया। आपके साथियों और मैडम सफूरा वगैरह का सुनकर बहुत बहुत अफसोस हुआ। शुक्र है कि अल्लाह ने आपकी जान बचा ली और आप फिर से हमारे दरमियान हैं। हम तो पहले भी सबके दरमियान ही थे, आपकी खातिर निकलना पड़ा। बस अल्लाह हिफाजत करने वाला होता है। बेशक, मगर अपने बचाव के लिए आपने खुद भी ज़बरदस्त कोशिश की। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। वो सुनी अनसुनी करते हुए बोला, मैं मुसलसल पाकिस्तानी सफारत खाने से इन टच रहा हूँ। परसों मैं खुद इंडिया जाने वाला था। बहरहाल थैंक्स गॉड आप लोग सलामती से वापस आ गए। मैं और सरवत ख़ास तौर से आपके बहुत ममनून हैं। काश वहाँ वो सब कुछ ना हुआ होता। मुझे ज़िंदगी भर इसका अफसोस रहेगा। वो बहरूपिया इस वाक़े की तरफ इशारा कर रहा था जब उसने बाकायदा मुझ पर गोली चलाई थी। मुझे अंदेशा था कि मैं कहीं तैश में उससे कुछ मेरी मुश्किल एक खुशपोश लड़की ने आसान कर दी। वो तेज़ी से मेरी तरफ आई। वो इमरान की साथी शाहीन थी। वो आते साथ ही मेरे बाजू से लग गई और सिसकने लगी। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि रोने वाली कोई बात नहीं, बस दुआ करो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं उसे देखना चाहती हूँ ताबिश भाई, प्लीज़ मुझे वहाँ ले चलें। अभी तो मैं भी उससे नहीं मिल सका, लेकिन उम्मीद है कि कल सुबह तक हम उसे देख सकेंगे और शायद बात भी कर सकेंगे। कैप्टन शर्जील बता रहा था कि उसके दोनों ऑपरेशंस कामयाब रहे हैं। इसी दौरान में मुझे सर्कस के मालिक जान मोहम्मद साहब अपनी तरफ आते दिखाई दिए। उन्होंने मुझे गले से लगाकर भींचा और थपकी थी। मेरे शाने थाम कर बोले, तुम लोगों ने इंडियन एजेंसियों को यादगार सबक सिखाया है। वहाँ के टीवी चैनल्स पर कोहराम मचा हुआ है। जावा की मौत की खबर भी बार बार नशर हो रही है। इंडियन फौज के जराए अपने असल नुकसान को छुपा रहे हैं। फिर भी अंदाज़ा होता है कि दर्जनों मरे हैं, कई गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। तब उन्होंने इमरान की हालत के बारे में पूछा। मैंने बताया कि ऑपरेशंस के बाद वो बेहतर है। मैंने शाहीन से फरा और आतिफ के बारे में पूछा। शाहीन एकदम चुप होकर जान मोहम्मद साहब की तरफ देखने लगी। मेरे ज़हन में अनगिनत अंदेशे कलबलाए और जिस्म पर चींटियाँ सी रेंग गईं। क्या हुआ, कहाँ है वो? परेशानी की बात नहीं, वो खैरियत से हैं, जान मोहम्मद साहब ने कहा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। नहीं है? मैंने 5 दिन पहले इन दोनों को तुम्हारे बच्चे समेत दुबई भिजवा दिया है। यह बहुत अच्छा हुआ है उनके हक में। इकबाल के कत्ल के बाद यहाँ जावा के बंदों के हौसले बढ़ गए थे। वो हर जगह दंदना रहे थे। सुल्तान चिट्टा ने एक रोज़ आतिफ को माल रोड के एक जिम से निकलते देख लिया और उसे ललकारा। आतिफ बड़ी मुश्किल से बचकर निकला। मैं समझ गया कि अब तुम्हारे भाई बहन का यहाँ रहना किसी तौर ठीक नहीं। मैंने बालू समेत उन्हें दुबई भिजवा दिया है। बालू की आया, सफिया और जरी भी साथ ही गई हैं। कहोगे तो कल तुम्हारी इनसे बात भी करवा दूंगा। इस दौरान में जान मोहम्मद साहब के सेल फोन पर बेल हुई। उन्होंने स्क्रीन देखी और होले से बोले, लो भाई, बड़ी लंबी उम्र है इन दोनों की, इन्हीं की काल है। पहले जान मोहम्मद साहब ने खुद थोड़ी सी बात की, उसके बाद फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। हेलो, मुझे आतिफ की आवाज़ सुनाई थी। मैं ताबिश हूँ। आतिफ, कैसे हो तुम? ताबिश भाई, जान आप ठीक तो हैं ना? हम तो बहुत परेशान थे। टीवी पर बड़ी बुरी खबरें आ रही थी। इमरान भाई के बारे में इंडिया के टीवी चैनल्स पर कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक फौज से रहा है और वे ग्रोह बनाकर इंडिया में लोगों को टारगेट करते रहे। तरह तरह की बातें की जा रही हैं। फराह का तो रो रो कर बुरा हाल है। ले इसको अपनी आवाज़ सुनाए। 2 सेकंड बाद फराह की सिसकती हुई सदा उभरी, भाईजान आप सच बताएं, आप पाकिस्तान में हैं ना?
आप ठीक तो है ना? जख्मी तो नहीं है आप? उसने एक ही सांस में कोई दर्जन भर सवाल कर दिए। मैंने उसे तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि मैं खैरियत से पाकिस्तान पहुंच गया हूं। उसका जी चाह रहा था कि उड़कर मेरे पास पहुंच जाए और मुझसे लिपट कर अपने दिल की भड़ास से आंखों के रास्ते निकालते। मैं उसे किसी बच्चे ही की तरह पुचकारता रहा, समझाता रहा। उसे मुझे छोटे बालू की आवाज़ सुनाई, उसकी जोतली जुबान, उसकी प्यारी सी कुलकारी। वो सुल्ताना का जिगर गोशा था, उसके जिस्म का हिस्सा था। मैं जब भी उसकी आवाज़ सुनता था मेरे सारे भूले बिस्तरे जख्म लो देने लगते थे। आतिफ और फरा ने मुझे बताया कि वो यहाँ दुबई में खुद को बिल्कुल महफूज महसूस कर रहे हैं। जान मोहम्मद साहब ने उनके लिए अच्छी सिक्योरिटी भी मुहैया कर रखी है। इन दोनों को इमरान के जख्मी होने की इतला मिल चुकी थी और वो इसके लिए बेहद फिक्रमंद थे। इमरान भाई कहते उनकी जुबान नहीं सूखती थी। मैंने इनको इमरान के बारे में हत्तुल इम्कान तसल्ली दी और ये भी कहा कि यहाँ के मामलात से फारिग होकर मैं बहुत जल्द इनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। शाहीन तो फ़ौरन अस्पताल जाना चाह रही थी। मैंने उसे समझाया कि अभी कोई फ़ायदा नहीं। मैंने और जिलानी ने मुतलका डॉक्टर से फ़ोन पर रब्ता रखा हुआ है, वो सूरत-ए-हाल से आगाह रखे हुए हैं। वो जो हमा वक्त इमरान से दस्तो गिरबान रहती थी, इस वक्त यास की तस्वीर बनी हुई थी। वजह से उड़कर उस तक पहुँच जाना चाहती थी। हमने जैसे तैसे रात गुजारी। इस दौरान में भी डॉक्टर शर्जील से मेरी बात होती रही। आखिरी 2 घंटों में डॉक्टर भी शायद कुछ देर के लिए सो गया था। हम 6 बजे ही होटल से निकलकर अस्पताल रवाना हो गए। गाड़ी में मेरे साथ जगत, जान मोहम्मद साहब और शाहीन भी थे। शाहीन की खूबसूरत आंखें सुर्ख और मुतवर्रम थी। वो गमज़दा हुस्न का नमूना नजर आती थी। पिछले 3-4 माह में उसके नकूश में कुछ और भी निखार आया था। शबनम से दुले दुलाए फूलों जैसा चेहरा और नहायत मुतनासिब जिस्म, तिरछे हुए नफीस बाल उसके चेहरे पर बहुत जचते थे। पिछले कई माह से वो सर्कस वाला जाब मुकम्मल तौर पर छोड़ चुकी थी। यूज की शख्सियत में संजीदगी और वकार का तनासुब कुछ बड़ा था। हम अस्पताल पहुंचे तो सबसे पहले जिलानी ही नजर आया। उसका उड़ा उड़ा सा रंग देखकर मेरा कलेजा जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। खैरियत है जिलानी? मैंने तड़प कर पूछा। खैरियत नहीं है जी, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। हमसे बहुत कुछ छुपाया गया है। इमरान साहब की हालत कल शाम ही से अच्छी नहीं थी। इन लोगों ने रातों रात इंतज़ाम किया और इन्हें पाकिस्तान से ले गए हैं। पाकिस्तान से ले गए हैं? मैं भूंचका रह गया। जी हाँ, इन्हें स्पेशल इंतज़ाम के ज़रिए बाहर भेज दिया गया। इनकी रीढ़ की हड्डी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। रात 9 बजे ही सर्जन्स ने कह दिया था कि इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए इन्हें फ़ौरन बैरून मुल्क भेजना पड़ेगा। अभी कोई 1 घंटा पहले वो कराची एयरपोर्ट से अमारात की परवाज़ के लिए रवाना हो गए हैं। 2 डॉक्टरों की टीम भी यहाँ से उनके साथ गई है। मैं बेदम सा होकर एक सोफे पर बैठ गया। इर्द गिर्द की हर शय घूमती महसूस हुई। एकदम शोर सा उठा। मैंने पलट कर देखा। शाहीन एक तपाई से टकराने के बाद फर्श पर गिरी थी। वो बेहोश हो चुकी थी। शाहीन, मैंने उसे सहारा देकर उठाया। उसकी आंखें बंद और चेहरा हल्दी था। 2 नर्सें भागी हुई आईं। एक मुलाजिम स्ट्रेचर लाया। शाहीन को स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा दिया गया। मेरा अपना सर घूम रहा था। ये हमारे साथ क्या हो रहा था? शाम के बाद तो हमें कुछ और सूरत-हाल बताई गई थी। कहा जा रहा था कि ऑपरेशंस कामयाब हुए। इसी दौरान में पुज़मुर्दा डॉक्टर शर्जील भी नजर आ गया। मैंने उसे इशारों से थाम लिया। ये हम क्या सुन रहे हैं डॉक्टर? इमरान कहाँ है? आप ठीक सुन रहे हैं ताबी साहब। इन्हें इमरजेंसी में बाहर भेजा गया और ये शुक्र का मकाम है कि रातों रात इसका इंतज़ाम हो गया। डॉक्टरों ने बहुत बर वक्त फैसला किया है। यह इलाज बहुत मुश्किल था। 20-30 घंटों के अंदर जिंदगी दाव पर लग सकती थी। इनके स्पाइनल मैरों में सोजिश पैदा हो रही थी, लेकिन आपने बताया क्यों नहीं कि इन्हें ले जाया जा रहा है? हम इन्हें मिल लेते, एक बार देख लेते। ये सब बेकार की बातें हैं। वो बेहोश थे। वैसे भी सब कुछ आनंद फानंद हुआ। ये एक आम फ्लाइट थी। इसमें हंगामी तौर पर खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। आपको पता ही होगा 2 सीनियर डॉक्टर्स भी साथ गए हैं। अब उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूँ ताबी साहब के वो बहुत किस्मत वाले इंसान हैं, वरना इतनी जल्दी सब कुछ होना मुमकिन नहीं था। इस असना में मजीद साथी भी वहाँ पहुँच गए। सब इस ड्रामाई तब्दीली पर शश्तर थे। 15-20 मिनट बाद शाहीन को होश आ गया। वो इमरजेंसी वार्ड के बिस्तर पर थी। उसकी पेशानी पर एक नीलगूं गोमड़ नजर आ रहा था। वह मेरे हाथ थाम कर सिसकने लगी। वो बच जाएगा ना ताबिश भाई? इसे कुछ होगा तो नहीं? मैंने पूरे यकीन से कहा। वो एक फाइटर है, लड़ना जानता है। वो अपनी तकलीफ से भी लड़ेगा और शिकस्त दे देगा उसे। या इसका इलाज क्यों नहीं हो सका? इसका मतलब है इसकी हालत सीरियस है। मेरी बात डॉक्टर कैप्टन शर्जील से हुई है। इसका कहना है कि फिलहाल हालत सीरियस नहीं थी, लेकिन डर था कि अगले 1-2 दिन में हो सकती है। कैप्टन का कहना है कि इमरान का बाहर जाना उसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इलाज के बाद इसकी बहाली में भी ज़बरदस्त मदद मिलेगी। मैं तो उसे देख भी नहीं सकी, सॉरी भी ना कह सकी। कितनी बुरी हूँ मैं। आखिरी बार कितनी लड़ी हूँ उससे मैं। ये जाने बगैर को जख्मी है, इंडियंस के घेरे में है, लड़ रहा है।
मैं जबरदस्ती मुस्कुराया। तुम्हें सॉरी कहने और फिर से लड़ने का पूरा मौका मिलेगा। अब खुद को संभालो वरना हम दोहरी मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। उसने अपने होंठ भींचकर सिसकियां रोकने की कोशिश की, फिर अपने शोल्डर बैग में हाथ डालकर कुछ मुड़े तुड़े नीले नोट निकाले। ये 7-8 हज़ार रुपए थे, शायद उसने अपने रोजमर्रा खर्च से बचाए हुए थे। उसने लरजते हाथों से ये मेरे हवाले की और बोली, प्लीज आप इसके लिए कुछ सदका वगैरह दे देना, अभी इस वक्त खुद चाहें या किसी के जिम्मा लगा दें प्लीज। मैंने रुपए उससे लेकर जेब में रख लिए। दिल के अंदर धुआं सा भर रहा था। प्यार की असल हकीकत का पता मुश्किल और तकलीफ के वक्त चलता है। जज्बों की परख आजमाइश की कसौटी पर ही हुआ करती है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी उड़कर इमरान के पास पहुंच जाऊं, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। सफरी कागजात की तैयारी ही में कई दिन लग सकते थे। अब कराची में रुकने से कोई फायदा नहीं था, हमें लाहौर जाना था। अस्पताल छोड़ने से पहले हमने इन 2 अफराद की तीमारदारी की जो इमरान के साथ ही जख्मी हुए थे और अब इसी अस्पताल में जेर इलाज थे। वो दोनों अब रूबा सेहत थे। इनमें से एक तो वही मास्टर जवाहिर था। मुंबई छोड़ने के बाद हमारे साथ जो कुछ हुआ उसका असल जिम्मेदार तो यही शख्स था। उसने अपनी महबूब बीवी सुरीता को बताने के लिए हमें एक ऐसा झूठा धोखा दिया जिसने हम सबको जावा और BSF के खूनी चुंगल में फंसा दिया। इब्राज सदीकी, कुर्बान अली, सवीटी और मैडम सफूरा समेत कई साथियों की जान गई और इमरान भी शदीद जख्मी हुआ। इस सब के बावजूद मुझे या इमरान को इस शख्स से कोई गिला नहीं था। उसने अपने नुक्ता नज़र से शायद ठीक ही किया था। उसने सुरीता को इस सारी खूनी कशमकश से बचाने की कोशिश की थी और ये साबित भी हो गया था कि उसने जो कुछ किया दुरुस्त था। सुरीता की जगह जो लड़की इस खूनी कशमकश में शामिल हुई वो रेस्ट हाउस में मारी गई थी।